मेरे बहुत पुराने मित्र आदरणीय जयदीप शाह जी, चार्टर अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित जी, आदरणीय मंगेश केंद्रे जी, दिनेश राठी जी, विनोद अग्रवाल जी और उपस्थित सभी देश से आए हुए सभी चार्टर अकाउंटेंट भाइयों और बहनों, सबसे पहले बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम नागपुर, मैं जो बाहर से आए हुए सभी चार्टर अकाउंटेंट साथी भाई और बहनें हैं उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नागपुर ये देश का हृदय स्थान है और इसलिए नागपुर लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू 0 माइल नागपुर में है। जैसे दिल्ली, मद्रास और मुंबई, कलकत्ता, इसका सेंटर भी नागपुर है। 0 माइल के कारण देश के कोई भी बड़े सिटी के लिए 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं और 0 माइल के साथ साथ नागपुर ये टाइगर कैपिटल भी है। नागपुर से 3.5 घंटे डिस्टेंस पर करीब 350 से ज़्यादा टाइगर्स हैं और इसलिए वर्ल्ड के सभी टूरिस्ट बड़े प्रमाण पर अब नागपुर में आ रहे हैं और विशेष रूप से कान्हा से लेकर ताड़ोबा तक, पेंच तक काफ़ी बड़े प्रमाण पर वर्ल्ड से टूरिस्ट आने की शुरुआत हुई है। नागपुर ये ऑरेंज सिटी भी है और नागपुर के जो ऑरेंजेस है वो हमारे देश में मशहूर है। ऐसे नागपुर में आप सब लोग आए, इसका मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। चार्टर अकाउंटेंट वही बनते हैं जिनको अच्छे मार्क मिलते हैं क्योंकि ये टफ कोर्स है। कोई लोग मुझे मिलते हैं 5-5, 7-7 साल, क्या हो रहा है, मैं सीए बन रहा हूं, परीक्षा पास नहीं होते और इस परीक्षा के बारे में अभी भी कभी मैनेज हो गया ऐसा कोई सुनने में नहीं आया है। टफ एग्जाम होती है। ये जो क्रेडिबिलिटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया है, मुझे लगता है आज से 20-1 साल होंगे ना, 20-22 साल पहले मैं नागपुर ग्रेजुएट्स मतदार क्षेत्र से चुनाव में 4 बार चुनकर आया और 1 बार अनअपोज भी चुनकर आया हूं। तो एक बार जब चुनाव के समय मेरा उनके साथ परिचय हुआ, बातचीत हुई, रिलेशनशिप हुई, तो मैंने उनको कहा कि आज गरीब लोगों को छोटे मोटे काम होते हैं, हर बार चार्टर अकाउंटेंट की जरूरत भी नहीं होती, तो आप एक अकाउंटेंट टेक्नीशियन ऐसा करके थोड़ा प्रीलिमिनरी लेवल पर ये छोटे मोटे काम कर सके, ऐसा कैडर क्यों नहीं तैयार करते। उस समय जो एसोसिएशन के अध्यक्ष थे वो मुंबई के थे, उत्तम अग्रवाल ना। तो मैं एक पवई में जो होटल है बड़ा, उसमें भी मैं एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो उनको भी मैंने आग्रह किया और मुझे बहुत खुशी है कि जयदीप जी ने उसका बहुत प्रीलिमिनरी वर्क जो है वो उन्होंने किया और वो कोर्स तैयार हुआ और अभी उन्होंने भाषण में बताया कि 3.5 लाख युवाओं को इस बहाने काम मिला है, रोजगार मिला है और वो लोगों को सर्विस दे रहे हैं। इस बात के लिए मैं आपके एसोसिएशन को और जयदीप जी को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और यही देश की आवश्यकता है। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमें हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। हमें हिंदुस्तान को 3rd लार्जेस्ट आर्थिक व्यवस्था वर्ल्ड की बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है और ये सब बातें अगर करनी होगी तो जो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारी सोसाइटी के, उसमें एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इथिक्स जो है उसमें एजुकेशन और रिसर्च और बाकी सब बातें आएगी, सिद्धांत भी आएंगी, इतिहास, संस्कृति, विरासत भी आएगा
और इकोनॉमी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी उतनी आवश्यक है। वी नीड टू प्रोटेक्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वो बहुत आवश्यक है। पर जहां तक इकोनॉमी की बात है, वो निश्चित रूप से विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता। सो वी नीड टू डेवलप अवर इकोनॉमी। और ये डेवलपमेंट अगर करनी है तो इकोनॉमी में 3 हमारे देश के इंपॉर्टेंट फैक्टर सेक्टर्स हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ हम काउंट करते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसका जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन 52 से 54% है। और तीसरा सेक्टर जो वो एग्रीकल्चर है, जिसका हमारे जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। 65 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल, ग्रामीण, जल, जमीन, जंगल, जानवर से संबंधित उस हमारे क्षेत्र में हमारी 65% पॉपुलेशन है, और उनका कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। और इसलिए ये आप जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चार्टर अकाउंटेंट का दायरा केवल ऑडिटर का काम नहीं है। चार्टर अकाउंटेंट ने केवल हिसाब किताब लिखना और इनकम टैक्स और जीएसटी में काम करना इतना नहीं है। चार्टर अकाउंटेंट जो है वो हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ इंजिन्स हैं। और ग्रोथ इंजिन अगर बनना है तो बहुत से इनोवेटिव क्षेत्र है जहां आपको आपका दायरा बढ़ाना होगा। विशेष रूप से आज हमारी इकोनॉमी बड़ी तेजी से बदल रही है। आपको शायद इतिहास नहीं मालूम होगा, पर मैं विद्यार्थी जीवन से काम कर रहा हूं। मैं 75 में इमरजेंसी लग गई तब राजनीति में आया हूं। और 47 में जब हमको स्वाधीनता मिली तो हमारे देश में 3 प्रकार के आर्थिक विचारों पर देश में काफी चर्चाएं होती थी। एक था समाजवाद, दूसरा था साम्यवाद और तीसरा था पूंजीवाद। उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में यंग लड़कों के मन में बहुत बड़ी क्रेज थी। और इसलिए चाइना और रशिया, जिसमें माओ, मार्क्सिस्ट, लेनिन, इन सब विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक विचारधारा की थ्योरी उन्होंने दुनिया के सामने रखी। तीसरी जो थी वो समाजवादी विचारधारा थी। विश्व में भी थी और हमारे यहाँ भी समाजवादी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमय, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, बैरिस्टर नाथ पै, बड़े स्टॉलवर लीडर थे जो समाजवादी विचारों के पुरस्कर्ता थे। और उसी समय विशेष रूप से लिबरल आर्थिक चिंतन के आधार पर एक स्वतंत्र पार्टी निर्माण हुई थी, जिसमें राजगोपालाचारी थे, मन्नू मसानी थे। गुजरात में काफी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री के लोग उसके सपोर्टर थे। वो स्वतंत्र पार्टी थी। 47 के बाद आप जैसे आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने इसका जरूर विचार किया होगा कि कितना बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं जब चाइना में गया था तो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, वो वहां सुप्रीम रहते हैं। मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो उन्होंने हमको बुलाया था। तो मैं उनके निमंत्रण पर जब चाइना एक डेलीगेशन लेके गया था, तब जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो मैंने उनको पूछा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में आप वर्ग विग्रह की बात करते हैं, गरीबों के हितों की बात करते हैं और दुनिया के मजदूर एक हो, और जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और जो संपत्ति, इंडस्ट्री, उद्योग, बिजनेस शुरू करता है वो कैपिटलिस्ट है, और जो काम करने वाला श्रमिक है वो मजदूर है। ये वर्ग विग्रह करके आपकी थ्योरी चलती थी। पर आप तो बदल गए हो, क्योंकि मैं जब शंघाई गया था तो वहां जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे, जैसे अपने एनआरआई है,
वैसे एनआरआई चाइनीज जो थे मंगोलियन वंश के, वो वर्ल्ड में बड़े धनवान थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे वियतनाम, हांगकांग, इधर सब जगह बड़े प्रमाण पे थे। साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी थे। तो उनके पास बहुत पैसा था, अमेरिका में भी थे वो। और पहली बार चाइना ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोल दिए। और शंघाई में मैंने देखा, जब वो एक रिवर के आगे, शायद समुद्र के आगे, एक नया शंघाई बना और उसमें इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही थी, रोड्स बन रहे थे, इंडस्ट्री आ रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट आ रही थी। तब मैंने उनको प्रश्न पूछा कि ये लिबरल इकोनॉमी तो आपके इसमें बैठती नहीं, केवल लाल झंडा ही है, बाकी सब आपने बदल दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश के हित में वो हम कर रहे हैं। तो चाइना ने भी कम्युनिज्म छोड़ दिया और जो समाजवादी बात करने वाले जो लोग थे, जनता पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, प्रजा समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, समय के अनुसार अगर देखा जाए तो उसकी हालत भी वो समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, ऐसी हालत हो गई, खत्म हो गई। जो स्वतंत्र पार्टी थी, जो लिबरल इकोनॉमी की बात कर रही थी, जिसको भांडवलदारी और कैपिटलिस्ट कहते थे, वो भी खत्म हो गई। तो नेचुरली अब दुनिया में प्रश्न लोग पूछते हैं कि अब हमारे प्रगति और विकास के लिए कौन सी आर्थिक चिंतन की आवश्यकता है। तो अमेरिका जो था, उसकी प्रगति और विकास सबको दिखता था, अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी वाले हैं, पर वो भी मॉडल फेल हो गया। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए मैं रोड सेक्टर में बात करता हूं। मैं जब मंत्री बना महाराष्ट्र में 95 में, तो मैंने पहली बार देश का बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बीओटी प्रोजेक्ट, देश का पहला मैंने शुरू किया, ठाणे भिवंडी बाईपास। और फिर मुंबई में 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे हाईवे, ये कैपिटल मार्केट में पैसे खड़े किए। और उस समय जब कैपिटल मार्केट में जाने के लिए मैंने हमारे मुख्यमंत्री को परमिशन मांगी तो सबने फाइल निगेटिव की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कौन पैसे देने वाला है। उस समय दो आइकॉन थे आर्थिक क्षेत्र में, एक धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा। दोनों से मेरे संबंध भी अच्छे थे और दोनों का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था। धीरूभाई थोड़े स्पष्ट बोलने वाले थे, तो उन्होंने बोला, नितिन तुम्हें कौन पैसा देगा और क्यों देगा। और रतन टाटा जी कहते थे बड़े अच्छी भाषा में, आई फील इट इज वेरी इम्पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल। पर मैंने जब हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि एक कोशिश करके देखते हैं, अगर पैसा मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरा फेलियर हो जाएगा, इससे नुकसान तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने आखिर मुझे परमिशन दी और मैं 600 करोड़ पहली बार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कैपिटल मार्केट में गया था। तो मुझे 1100 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हो गया। और दूसरी बार जब 500 करोड़ में गया तो मुझे 1200 करोड़ मिले। और मैंने ये सब प्रोजेक्ट उसमें से बनाए, पैसे भी वसूल हो गए, प्रोजेक्ट भी बेचे गए और सरकार को 15-20 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ, लोग भी खुश हुए, पैसे वालों को भी रिटर्न मिले। और उसके बाद पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पीपीपी मॉडल आया। और आज तो इतने बड़े प्रमाण पर है कि मैं इनविट मॉडल में हमारे एनएचआई के प्रोजेक्ट को लेके गया था, तो 7 दिन का टाइम था और
वो बॉन्ड इशू टाइम चालू हो गया और पहले दिन 7 घंटे में वो हमारा इनविट बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ गई पैसे की। तो जब इतने पैसे आए तो मैं 7 घंटे में, तो मेरे मेंबर ऑफ फाइनेंस वो अब रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के लेवल के हैं, तो वो रिजर्व बैंक की है, तो उन्होंने फोन किया, सर आप जल्दी मुंबई आओ। बोला क्यों? बोले बेल बजाकर ये बॉन्ड इश्यू जो है इनविट मॉडल का क्लोज करो। बोला नहीं किया तो क्या होगा? बोले 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, अब इतने पैसे आएंगे तो मैं वापस कैसे कर पाऊंगा, ये बड़ा काम हो जाएगा सर, आप तुरंत आओ। तो मैं गोवा में था फैमिली के साथ, दूसरे दिन सुबह के फ्लाइट से मुंबई आया, 10 बजे गया, बेल बजाई और बॉन्ड इशू खत्म कराया। अब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब मैं 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख बात करता हूं। मैं कभी कभी कहता हूं कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा खर्चा करने की कमी है। और मैं पैसा खर्चा कर रहा हूं, यानी कोई आपके भाषा में इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट में कर रहा हूं। आप जैसे डीपीआर तैयार करते हैं ना कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, वैसे मेरे यहाँ पूरा 100% वायबिलिटी है। और मेरे जेब में अभी कम से कम 15-20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पड़े हैं क्योंकि हिंदुस्तान में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है, पॉपुलेशन कैसी बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। और टोल है, अभी मेरा टोल इनकम 55,000 करोड़ है, 2 साल में 1,40,000 करोड़ होगा। और 15 साल के लिए अगर इसको मैं मॉनिटाइज किया तो मेरे जेब में 12 लाख करोड़ रुपए आएंगे, और जो नए बनेंगे उसको और मॉनिटाइज करूंगा। तो अभी हमने बीओटी का, पीपीपी का हाइब्रिड एन्युटी निकाला, फिर अभी टीओटी निकाला, अभी इनविट मॉडल निकला, अभी बीओटी उसमें भी हमने नया सुधार किया कि बीओटी हम बनाएंगे 15 साल तुम मेंटेन करो। तो बहुत इनोवेटिव मॉडल बन गया है। और आपको ताज्जुब होगा कि मथुरा में जो 80 mld स्लश था, गंदा पानी था, वो गंदा पानी जो था वो मैंने उसके ऊपर एक हाइब्रिड एन्युटी का प्रोजेक्ट डाला और मैंने कहा कि 40% सरकार देगी, 60% इन्वेस्टर लाएगा, और जो पानी शुद्ध होगा वो पानी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के चेयरमैन को मैंने बुलाया। बोला आपको पानी लगता है? बोले हाँ। कहाँ से लेते हो? यूपी सरकार से। कितने पैसे देते हो? 25 करोड़। मैंने तुमको 20 करोड़ में पानी देता हूँ। और जो गंदा पानी था वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो हर साल उनको 20 करोड़ वो दे रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, प्रसिद्ध है, उन्होंने टेंडर जीता और केवल 40% लागत में पीपीपी मॉडल में जो गंदा पानी सीवेज वाटर था वो भी शुद्ध हो गया, वहां पब्लिक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अभी कचरे में मैंने भविष्यवाणी की है कि एक समय फ्लैश फुकट में ले जाने के लिए लोग तैयार नहीं थे। मेरे पास लिख के रखो, 5 साल के बाद कचरे के लिए दंगे होंगे। लोग बोलेंगे ये कचरा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है। क्योंकि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट थेरीज, वन इज नॉलेज टू वेल्थ, innovations, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात जो है वेस्ट टू वेल्थ। आप बैठे हो इस शहर में, हमारा पूरा टॉयलेट का पानी हम 9 साल से बेच रहे हैं। कैन यू इमेजिन? हमारे टॉयलेट का पानी बेचकर हमको हर साल 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। 300 करोड़। तुम ये हॉल में बैठे हो, ये हॉल मेरा ड्रीम था जब हमने बनाया, तो मैंने कहा हमारे कमिश्नर को कि 15-10 हजार रुपये में हॉल दे दो। तो उसने कहा 10,000 में कैसे दूं सर, एक कार्यक्रम में एसी और पावर का खर्चा 80,000 रुपये आता है, तो मैं लॉस होगा, कहाँ से दूंगा? तो 10,000 रुपये तो देना चाहिए। तो तुम एक काम करो, मैंने हमारे पावर मिनिस्टर को तुरंत कहा कि तुम हमको सोलर लगा के दो। ये पूरा ऊपर सोलर लगा हुआ है और अभी ये एसी और लाउड स्पीकर और लाइट सोलर पर चल रहे हैं। और फिर अब 10,000 रुपये में हम देना शुरू किया क्योंकि बिजली मुफ्त हो गई। तो आपको ये अब ढूंढना है कि अब कहाँ कहाँ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है ताकि ग्रोथ बढ़े।
गवर्नमेंट के बजट का पैसा जो है उससे तो डेवलपमेंट होती है, पर उससे 5 गुना पैसा अगर आपके इनोवेटिव मॉडल से अगर आया और खर्चा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, रोजगार कितना निर्माण होगा। जहां जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी हो तो बहुत ही फायदा है। हमारे यहाँ एक डिफेंस की रेलवे लाइन थी, नागपुर वाले को पता होगा, ये जो वर्धा रोड पर ये जयप्रकाश नगर का स्टेशन है वो रेलवे लाइन थी। तो मैं उस समय बड़ा आग्रह करके कमिश्नर को कहा कि हम खरीदेंगे, और हम खरीद करके क्या करेंगे, मतलब तुम मेरी बात मानो, खरीद लो। सर बोले कोई इसका उपयोग नहीं है। और यार तुम खरीदी तो करो, मेरी बात तो मानो। आखिर मेरे जबरदस्ती से मैंने खरीदी करवाई। वो 35 हेक्टर जगह है हिंगना टी पॉइंट तक, वो लाइन हमने खरीदी की 2.5 करोड़ रुपए में। फिर हिंदुस्तान का मशहूर आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बुलाया, तो वो बोला मैंने अभी तक कारपोरेशन के साथ काम नहीं किया है नितिन जी कभी। मैंने कहा तुम का नागपुर कारपोरेशन के साथ काम करोगे तो दुनिया में किसी भी के साथ काम कर सकते हो, ये तुम्हारा ट्रेनिंग होगा। क्योंकि यहां इतने निकम्मे लोग हैं कि इनके साथ तुम काम करके सक्सेस हो जाएंगे, देन योर केस इज फिट फॉर एनी प्रॉब्लम। बोले ठीक है। तो उन्होंने एक स्कीम बनाई 35 हेक्टर पर 24 पैकेज पे, उसका नाम था लंदन स्ट्रीट। अभी उसका नाम ऑरेंज स्ट्रीट रखा है। हमने 1 रुपया लगाया नहीं, अभी 3-4-5 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। अभी तक कारपोरेशन को 900 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला है, और पूरे पैकेज होने के बाद 2,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, 2,500 करोड़ विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.5 करोड़। और इतने सुंदर बिल्डिंगें बन रही है। मैंने उसमें अब फ्रूट वेजिटेबल मार्केट, मटन मार्केट, ऑडिटोरियम सब बनाने के लिए कहा है, स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, और फुकट में हो रहा है, बजट की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं। हमारे रोड में बन रहे हैं अभी वाटर जो यहाँ 24/7 ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम नागपुर में है। वो वर्ल्ड की विवोलिया करके कंपनी है, उनको हमने काम दिया था, तब कोई ना नहीं था इसमें। अब धीरे धीरे सरकारी पैसे के बजाय पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंसी से लाकर प्रोफेशनल मैनेजमेंट में अगर ये प्रोजेक्ट पूरे करते हैं तो अभी बजट से 5 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे, तो कितना काम आपको मिलेगा। यू नीड टू फाइंड आउट इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ द कंट्री। जैसे एग्रीकल्चर है, मैं भी ग्रीन फ्यूल पे काम करता हूँ, मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में घूमता हूँ, अभी इथेनॉल के गाड़ी में आया हूँ यहाँ। 100% इथेनॉल, टोयोटो की इनोवा है, यही नीचे में खड़ी है। और वो चावल से, मक्के से, शुगर कैन जूस से, मोलाइसिस से, राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल बनता है। और हम 22 लाख करोड़ रुपए इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। और ये 1 लीटर पेट्रोल के बजाय जो 1 लीटर इथेनॉल की ये गाड़ी दे रही है एवरेज, तो उसका पेट्रोल का भाव एवरेज अगर जो मिलता है उससे किया तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। तो हमारे मेरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 22 लाख करोड़ है। अभी कल ही नागपुर में हमने एक नया टेंडर निकाला, एक फ्लैश चार्जिंग बस, 135 सीटर बस है, वो पूरे रिंग रोड पर घूमे 50 किलोमीटर पे। बस की कैपेसिटी 135 है, और हर जगह बस स्टॉप पर आएगी, आधा मिनट में चार्ज होगी। जो लोग बैठेंगे उनको एग्जीक्यूटिव चेयर, आप जैसे बैठे ऐसे एग्जीक्यूटिव चेयर, सामने टीवी होगा, और जैसे एयरलाइन में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय पानी, आलू बोंडा, समोसा भी मिलेगा। बस की स्पीड 100 to 120 किलोमीटर होगी, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब ये पहला प्रोजेक्ट कल नागपुर में शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसे 500 प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी वो आपको निकालने के लिए सीए चाहिए, डीपीआर बनाने के लिए चाहिए। और मेरा प्रोजेक्ट क्या है, दिल्ली टू देहरादून, पहले 9 घंटे लगते थे, अभी नया रोड बनाया मैंने 2 घंटे में। वो बस चलेगी, लोग एसी में बैठेंगे, एग्जीक्यूटिव चेयर में पैर ऊपर करके किताब पढ़ेंगे या टीवी देखेंगे और चलेंगे, और सो के जाएंगे। तो बस में अभी मैं दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, अभी कल मैं रांची में था परसों, तो रांची से जमशेदपुर, अब देश में पूरे हाईवे पे मैं ये बस शुरू करने वाला हूँ।
तो मुझे कम से कम 50,000 बसेस चाहिए। तो मुझे सेक्रेटरी कहा, सर आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं, हमारे पास इसका बजट ही नहीं है। बोले तुमको मांग कौन रहा? तो बोले कैसा होगा? मैंने बोला ये रोड किसका है? अपना है, राइट ऑफ वे अपन देंगे बीच में, तो एक बस स्टॉप केवल बनना है, वो बना लेंगे, वो बसेस वो लाएगा। पावर जो होती है वो पावर गवर्नमेंट कंपनी को सस्ते में मिलती है, नहीं तो कमर्शियल पावर का रेट 12 रुपए है। तो जो बसेस चलेगा उसको मैं बोलूंगा मेरे को इक्विटी दो 26%, मैं राइट ऑफ वे दूंगा, और उसमें वो बस वही लाएगा, वही चलाएगा, सब उसी का, मेरे को केवल 26% प्रॉफिट। और बस चाहिए तो मैं बैंक को बोलूंगा एस्क्रो अकाउंट खोल लो, ये बस में टिकट है ही नहीं, कार्ड है हमारा फास्टैग जैसा, या मोबाइल फोन पे दिखाओ, पैसे बैंक में जमा, तुम्हारे अकाउंट में जमा होंगे, तुम्हारे पैसे रोज निकालते जाओ, जो बाकी है उसको दे दो, तो पैसे सिक्योर्ड हो गए, एस्क्रो अकाउंट हो गया। 3-4 साल में बस के पैसे वापस, फिर वो मालिक बन जाएगा, 26% प्रॉफिट मुझे मिलेगा, बैंक आराम से लोन देगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, लोग जाना ही है। तो ऐसे बस में अगर बस सर्विस करूं तो मुझे कम से कम देश में कम से कम 50,000 बसेस अभी लगेगी। कितनी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक बस 1 करोड़ की, तो 50,000 करोड़, तो बैंक को बिजनेस मिलेगा। बैंक वाले बोलते थे, बैंक गारंटी मांगने के लिए जाते थे तो बोलते थे 100 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, तो बोले 100 करोड़ डिपॉजिट दो। तो मैंने बोला कि ये बैंक वाले तकलीफ देते हैं, इसका उपाय ढूंढना। मैं बहुत पीछे पड़ा और मैंने इंश्योरेंस बॉन्ड निकाले। अब वो बॉन्ड में 100 करोड़ की गारंटी के लिए 2-2.5 करोड़ का खर्चा है, और वो इंश्योरेंस बॉन्ड देता है, सब जगह चालू हो गया, तो 100 करोड़ के लिए देने की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, ऐसे कितने फील्ड है। अभी आपको आश्चर्य लगा, हम लोग केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 5,000 करोड़ की रोपवे है, बहुत कठिन काम है, पर हमने टेंडर निकाला तो 5,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर ही खर्चा कर रहा है, ऊपर से हर साल 800 करोड़ रुपए हमको रॉयल्टी करके दे रहा है, 800 करोड़ फायदा। अब उत्तराखंड के सरकार के मुंह को पानी आ गया कि 800 करोड़ इनको मिल रहे, बोले हमको भी शेयर दो। मैंने जो घाटे वाले उसमें भी बनोगे क्या? यानी इतना पैसा है कि जो इन्वेस्टमेंट सरकार करती है वो करने की जरूरत नहीं है। पावर, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, अभी ट्रांसमिशन लाइन है वो प्राइवेट बेच रही सरकार, मोनेटाइज कर रही, 35 पैसे यूनिट लगे। आपकी लाइन इधर से जाओ, जैसे रोड पे अब टोल लगता था, अभी भी लगता है, अब 3,000 रुपए का पास आ गया, टोल बंद हो गया, आपको चिंता नहीं, कोई रोकेगा नहीं। तो ट्रांसमिशन लाइन में 25-35 पैसे दो, पावर चली जाएगी। आप इतने बड़े प्रमाण पर टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इतने बड़े प्रमाण रोड में, अनेक प्रकार की डेवलपमेंट में आप हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मॉडल्स बना सकते हैं, और चार्टर अकाउंटेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वो दायरा छोड़ दो, इनकम टैक्स ऑफिस में तारीख पे जाना, अब तो बंद हो गया, वो फेस क्या कौन सा हो गया अभी, फेसलेस। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत से चार्टर अकाउंटेंट दलाली का ही काम करते थे, बैंक का लोन ला के देता हूं, आप में से ऐसे कोई नहीं है, तो बहुत बार ऐसे ही काम करते थे, लोन करता हूं। अब इसकी जरूरत नहीं है कोई, आप पूरा डीपीआर बना के आप उससे पार्टनर बन जाओ ना, आप ही करो ना। सूर्य प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है, बहुत पैसे कमाओगे आप। कोई इतने इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट अलग अलग सेक्टर में है कि उसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर आप उसको अगर प्रोफेशनल मॉडल में अगर आप डाल दोगे तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में खूब पोटेंशियल है। जैसे मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आता है हमारे देश में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब मंत्री बना 14 में, तो हमारा 7वां नंबर था वर्ल्ड में, अब हमारा नंबर 3रा हो गया, और जापान को हमने पीछे डाल दिया, वो 4थे नंबर पे गया। अमेरिका 78 लाख करोड़ फर्स्ट नंबर, चाइना 49 लाख करोड़ सेकंड नंबर, और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़ थर्ड नंबर। अब मैं पीछे पड़ा हूं कि इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, अब इतनी टेक्नोलॉजी आई, बैटरी डेवलप हुई। लिथियम आयन बैटरी का मैंने शुरू किया तो $150 पर किलोवाट पर आवर थी,
अब वो बैटरी की कीमत कल $55 पर किलोवाट पर आई। अब पेट्रोल डीजल की स्कूटर और गाड़ी से इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बस सस्ती मिलेगी, क्योंकि वो बैटरी सस्ती होगी। 40% कॉस्ट उसकी थी। तो टेक्नोलॉजी बदल रही है, और इसलिए आने वाले समय में हम विश्वगुरु बनने में, हमको ग्रोथ रेट बढ़ाने में, हमको ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री में ग्रोथ बढ़ानी होगी। और ग्रोथ केवल गवर्नमेंट के बजट से नहीं बनेगी, ग्रोथ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनेगी। मेरा इनविट बॉन्ड है। अब मैं, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे, वो कैनेडियन पेंशन अमेरिका से आती है, तो मैं सबको चाय पानी करता हूँ, पैसे नहीं लेता किसी से। मैंने तय किया कि मैं हिंदुस्तान के रोड मैं गरीब लोगों के पैसे से बनाऊंगा। चपरासी होगा, कांस्टेबल होगा, छोटे लोग, उनको बोला तुम मेरे इनविट मॉडल में पैसे डालो, मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली दूंगा और मंथली इंटरेस्ट अकाउंट में जमा करूंगा। और पहले इनविट मॉडल जो 100 रुपए का शेयर था, वो आज 160 रुपए का हो गया। यानी 18% रिटर्न मिलेंगे आपको, 18-20%। तो मैं क्यों पैसे बाहर से लूं? मैं सब गरीब लोगों को कहता हूं कि मेरे यहां पैसे डालो, मैं तुमको 18% रिटर्न दिलाऊंगा। तो मैं उनके पैसे कम ही नहीं, पैसे बहुत पैसे मिलेंगे। बैंक में 4.2%, 5% इंटरेस्ट मिलता है। देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, इनोवेशंस आ रहे हैं, नई विजन सभी क्षेत्र में आई है, और ये करने से ग्रोथ मल्टीप्लाई होने वाली है। और आप अगर ग्रोथ इंजन है तो विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा, मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करता हूं। एग्रीकल्चर में भी इकोनॉमिक वायबिलिटी आ सकती है। आज हमारे यहाँ एक मीटिंग है और कल उसकी कॉन्फ्रेंस है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। तो 1 एकड़ में 155 टन गन्ना हुआ। मेरे यहाँ प्याज हुआ, 1-1 किलो का प्याज हुआ ऑर्गेनिक। मैं खेती देख, ज्यादातर मैं 80% खेती में काम करता हूँ। बहुत लोगों को लगता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मुझे एडमिशन नहीं मिली इंजीनियरिंग में, क्योंकि मेरा परसेंटेज ऐसा खराब था कि 52% मिला और साइंस ग्रुप का 49.26%। तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि 75 साल इमरजेंसी का था, मैं उसी में था लगा, तो मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। अब मुझे 13 डिलिट्स मिले, डॉक्टरेट्स। तो 6 एग्रीकल्चर साइंस के, पर अभी तक मैं डॉक्टर नहीं लगा था। तो मेरे मित्र ने कहा तुमको 13 डॉक्टरेट मिली तो भी डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? अरे मतलब इंजीनियरिंग को डिस्क्वालीफाई होगा, डॉक्टर कैसे लगाओ? मैं आपको एक बात बताता हूं कि ह्यूज पोटेंशियल इज देयर। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा कैनवास है। एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल, फॉरेस्ट, जल, जमीन, जंगल, जानवर, सभी, ट्रेड, बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पोटेंशियल है। एक अच्छी विजन, इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ एंटरप्रेन्योर को देने की जरूरत है। मैं बहुत बार कहता हूं, यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। एप्रोप्रिएट विजन फॉर डेवलपमेंट और एप्रोप्रिएट विजन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट इज द नीड ऑफ द कंट्री। और हमको आर्थिक दृष्टि से विश्वगुरु बनना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में आप जैसे लोगों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपके दायरे में बंद मत रहिए। ये जीएसटी, अभी सेल टैक्स दिया है, जीएसटी और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कोई बड़ा दिमाग का काम नहीं है। अब वह उसमें भी अभी कम हो गई प्रैक्टिस। हो पहले बहुत लिटिगेशन चलते थे। मुझे कल एक ट्रिब्यूनल के हेड आए थे मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि जो अधिकारी गलत निर्णय करते हैं और बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार जाती है, उनको जिम्मेदार पाकर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करना शुरू करिए। लेना नहीं देना नहीं, लोगों को खूब लगा देते केसेस, टिकती नहीं। क्यों लगाते ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लोगों को तकलीफ क्यों देते हैं? क्योंकि तकलीफ के बिना प्रसाद नहीं मिलता ना। तो ये जब तक मैंने अभी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस हारे, मैंने कहा एक कमेटी अपॉइंट करो और पूरे केसेस का स्टडी करो, और ये केसेस जिनके गलत निर्णय के हारे हम लोग, उनके गले में माला डालो। क्यों ऐसा निर्णय करते हो? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके फील्ड की जो व्याप्ति है वो बढ़ाइए, और विश्वगुरु बनाने के लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विथ ए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी
और उसके डिटेल स्टडी करके आप अगर एंटरप्रेन्योर्स को विजन देंगे तो भारत बहुत जल्दी विश्वगुरु बनेगा, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनेगा। और उसके लिए आप जरूर विचार करिए, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।